नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका करंट अफेयर्स अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 9 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 9 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में समाचारों में रहा इकोनॉमिक्स मॉडल का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो इकोनॉमिक्स मॉडल है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि क्षेत्र से। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स मॉडल क्या है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स मॉडल है ये एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है जो किसानों के लिए लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इस आधार पर यानी जो इकोनॉमिक्स मॉडल है इसमें एक अराकू नामक स्थान है आंध्र प्रदेश में। कौन सा स्थान है दोस्तों? अराकू आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ के आदिवासी किसानों ने अराकू क्षेत्र की में कृषि विश्व प्रसिद्ध कॉफी का उत्पादन किया, जिसे वर्ष 2017 में पेरिस में लॉन्च किया गया था। यानी दोस्तों जो अराकू जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे विश्व इस मॉडल के आधार पर विश्व स्तरीय कॉफी का उत्पादन किया, जिसे वर्ष 2017 में पेरिस में लॉन्च किया गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। टी20 वर्ल्ड कप 2021 आयोजित होगा, यानी जो टी20 वर्ल्ड कप है 2021 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? टी20 वर्ल्ड कप 2021 भारत में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी भारत को मिली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्तों जो टी20 वर्ल्ड कप है ये जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो आयोजित करवाती है। दोस्तों इसका जो फर्स्ट एडिशन है या प्रथम संस्करण 2007 में खेला गया। जो लास्ट एडिशन है वो 2016 में हुआ था। और दोस्तों जो नेक्स्ट एडिशन है वो 2021 में होगा। दोस्तों जो लास्ट अभी है 2020 में इसका जो आयोजन होना था, परंतु वो कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके करंट चैंपियन कौन है, यानी 2016 में इसके करंट चैंपियन कौन है दोस्तों? वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज ने 2 बार जो टी20 वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों अब और देखते हैं जो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा, जबकि इसके बाद 2022 में इस टूर्नामेंट का रद्द हुआ संस्करण 2020 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोस्तों जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन, वो अब 2022 में होगा और वो ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2021 है, जो महिलाओं के लिए जो वर्ल्ड कप है, जो महिला वनडे वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन दोस्तों 2021 का भी आयोजन रद्द कर दिया है। जो 2021 का ये टूर्नामेंट अब 2022 में होगा और न्यूजीलैंड में होगा। दोस्तों जो महिला वनडे वर्ल्ड कप है वो भी कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है और ये अभी 2022 में 6 फरवरी से 7 मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए, यानी जो जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए ट्राइफेड द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों ये एक संस्था है ट्राइफेड, इसके द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33वां। कौन सा दोस्तों? 33वां, यानी ट्राइफेड द्वारा 33वां अपना स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों देखते हैं ट्राइफेड क्या होता है दोस्तों। दोस्तों 6 अगस्त 2020 को भारतीय जनजातीय शहरी विपणन विकास परिसंघ द्वारा अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया गया तथा इस दिन ट्राइफेड द्वारा अपने स्वयं के आभासी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों इससे पहले जो ट्राइफेड है वो कार्यालय में दिल्ली के कार्यालय से इसका अपने जो ट्राइफेड है उसको संचालित करता था। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो ट्राइफेड का गठन है 1987 यानी 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधीन में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है कब हुआ दोस्तों, गठन कब हुआ? 1987 में, और राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था ट्राइफेड का? दोस्तों ट्राइफेड का उद्देश्य था जनजातीय लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ट्राइफेड का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के उपचार के लिए को कोड ब्लड के इस्तेमाल की अनुमति किस राज्य ने दी है? यानी दोस्तों जो कोड ब्लड है उसके इस्तेमाल की अनुमति किस राज्य ने दी है? तो दोस्तों ये रहे आपके सामने ऑप्शन, और दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने दिया दोस्तों कोड जो कोड ब्लड है उसके इस्तेमाल की कोविड-19 के उपचार के लिए? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप
धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब हम जो नेशनल पार्क हैं उनकी बात करते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पार्क स्थित है वो बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। दोस्तों ये पार्क है जो बाघों के लिए जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों गोरुमरा नेशनल पार्क, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जलदापरा नेशनल पार्क, दोस्तों ये भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों न्योरा वैली नेशनल पार्क, और इसके बाद दोस्तों सुंदरबन का जो डेल्टा है उसके पास स्थित है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व हेरिटेज साइट में से एक है, यानी ये यूनेस्को द्वारा घोषित है और ये विश्व हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों सिंगलीला नेशनल पार्क। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो नेशनल पार्क हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सुनामी रेडी किस समूह का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है, यानी जो सुनामी रेडी है वो किस समूह या संस्था का कार्यक्रम है दोस्तों। तो दोस्तों जो सुनामी रेडी है वो यूनेस्को आईओसी का एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। अब देखते हैं दोस्तों ये सुनामी रेडी क्या होता है। तो दोस्तों सुनामी रेडी, दोस्तों इससे पहले देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और आईओसी की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। अब दोस्तों जो सुनामी रेडी है वो क्या है दोस्तों। दोस्तों ये जो समुद्र में तूफान आते हैं जिनको हम सुनामी कहते हैं, उनसे निपटने के लिए उनसे निपटने की जो तैयारियां की जाती हैं उनको बोला जाता है सुनामी रेडी। ये उनका उनसे निपटने के लिए जो इनको विकसित किया जाता है उन क्षेत्रों को सुनामियों से निपटने के लिए, उस कार्यक्रम का नाम है सुनामी रेडी। दोस्तों यूनेस्को द्वारा अभी ये इसकी चर्चा में क्यों रहा दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा में रहने का वजह है यूनेस्को द्वारा उड़ीसा के जो दो गांव हैं उनमें सुनामी से निपटने के लिए सुनामी रेडी के रूप में इन्हें नामित किया है। यानी दो जो हमारे भारत के जो उड़ीसा है उसके दो गांवों को इसके लिए शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। हाँ 2020 में हम उम्मीद नहीं है कि जिंदा रहे या नहीं रहे, परंतु फूड जो सिस्टम विजन है उन्होंने 2050 पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने ऑप्शन। जो दोस्तों फूड सिस्टम विजन 2050 के लिए जो नंदी फाउंडेशन है, हैदराबाद की एक संस्था है, नंदी फाउंडेशन, उसे चुना गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं फूड सिस्टम विजन 2050 क्या चीज है। तो दोस्तों और नंदी फाउंडेशन क्या है दोस्तों। 6 अगस्त 2020 दोस्तों 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरी में के रूप में जो एक हैदराबाद में स्थित है नंदी फाउंडेशन को चुना, यानी टॉप 10 में है उनमें से एक है हमारे जो हैदराबाद में नंदी फाउंडेशन है उनको चुना है। दोस्तों इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को $2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। नंदी फाउंडेशन है वो सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, नंदी फाउंडेशन सामाजिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर 1998 को स्थापित किया गया था। यानी एक ट्रस्ट है और ये सार्वजनिक है और ये धर्म से संबंधित कार्य करता है। दोस्तों ये एक भारत में 19 राज्यों में कार्य करता है और अब तक 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है। यानी जो नंदी फाउंडेशन है वो 7 मिलियन लोगों को अपने सेवा दे चुका है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो इसका उद्घाटन है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र है। यानी जो ये इसको स्वच्छ भारत मिशन है उसका ये एक भाग बोल सकते हैं। यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके ऊपर ये विचार विमर्श करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसकी सबसे पहली शुरुआत कब की गई। दोस्तों गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह, दोस्तों शताब्दी समारोह जो 100वां समारोह होता है उसको शताब्दी समारोह कहते हैं, के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल 2017 को की गई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय सैनिकों की स्मृति में, दोस्तों ध्यान से देखना, भारतीय सैनिकों की स्मृति में अपने देश में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है, स्मारक बनाने की अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाने का फैसला लिया है, अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में वर्ष 1971 में के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए, यानी जब बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, उसको 1971 में जब भारत की सेना ने, जो भारत की सेना थी, उसने उनको आजाद करवाया। तो दोस्तों जो मुक्ति संग्राम में शहीद हुए, यानी जो आजादी के समय शहीद हुए थे, उन सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यह स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ दोस्तों, 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है। किसका दोस्तों, राष्ट्रीय गान का, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का नहीं अपितु बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त है, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने लिखा। दोस्तों जो बांग्लादेश में का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसके रचयिता कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया है। दोस्तों जो आरबीआई की जो रेपो रेट है वो इस बार कितनी रहेगी, इसके ऊपर निर्णय किया गया है। तो दोस्तों आरबीआई की जो रेपो रेट है वो 4% बनाए रखने का सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है। दोस्तों अब रेपो रेट क्या होती है, दोस्तों आपने सुना हुआ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों ये दोनों चीजें होती हैं जिस प्रकार से हमें बैंक दो चीजें इश्यू करता है, एक तो क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड। दोस्तों अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो उसमें हमें बैंक लोन देता है, बैंक हमें ब्याज देता है, सॉरी, जो डेबिट कार्ड है यानी जो डेबिट कार्ड के ऊपर हमें बैंक ब्याज देता है, और जो क्रेडिट कार्ड है जो हमें बैंक क्रेडिट कार्ड बना के देता है, तो उससे हम उस पर जो बैंक हमसे लोन लेता है। उसी प्रकार से जो अगर भारतीय जो बैंक हैं उनके पास पैसों की कमी है तो उनकी जो पूर्ति है वो आरबीआई करेगा, और जो अधिक, अगर उनके पास अधिक हो गए जो भारतीय बैंक है तो वो आरबीआई में जमा करवा देंगे और आरबीआई उनको ब्याज देगी। और अगर आरबीआई उनको पैसा देती है तो उनको बैंकों को कर्ज चुकाना होता है। अगर जो बैंक है वो आरबीआई को पैसा देते हैं तो आरबीआई उनको जो है जो ब्याज देती है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास। दोस्तों आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट 3% पर बरकरार रखा गया है। यानी दोस्तों जो रेपो रेट है वो 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% रखा गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारत का पहला देशभक्ति फिल्म महोत्सव किस निकाय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी जो ऑनलाइन आयोजित होगा। दोस्तों ये जो भारत का पहला देशभक्ति फिल्म महोत्सव जो आयोजित होगा ये ऑनलाइन होगा, और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा। तो दोस्तों ये अब देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसकी स्थापना 1975 में होती है, मुख्यालय मुंबई में स्थित है इसका, और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। दोस्तों राइट टू कैंपेन, ये दोस्तों जो राइट टू कैंपेन द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिए गए ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पके हुए भोजन का प्रावधान फिर से शुरू करना चाहिए और आंगनवाड़ी सेवाओं को कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जो राइट टू फूड कैंपेन है, जो राज्य सरकारों को, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो पके हुए भोजन प्रदान किया जाता था आंगनवाड़ियों में, उनको फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा दोस्तों 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। इसके अलावा दोस्तों आज है सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, कौन सा दिवस है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस, यानी इंटरनेशनल जो है आदिवासी दिवस है, यानी विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अगस्त को। तो दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पहचाना जाता है। इस दिन यूएनओ ने आदिवासियों के भले के लिए एक
कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। यानी जो कार्यदल गठित किया गया था आदिवासियों के उसके भलाई के लिए या आदिवासियों के विकास के लिए, उसकी जो प्रथम बैठक है वो 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद से यूएनओ ने अपने सदस्य देशों के को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। यानी 9 अगस्त 1982 से जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।